2030 का भारत, 2030 के भारत की जब भी हम बात करते हैं, भारत देश के भविष्य की तस्वीर नजर आती है। जाहिर तौर पर नाम से ही समझ आता है कि 2030 में भारत कैसा होगा। एक बड़ा सवाल है कि आखिर भारत कैसा होगा, क्योंकि भारत देश को लक्ष्य मिले हैं: शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और बेहतर शिक्षा, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर एंड क्वालिटी एजुकेशन। सवाल ये उठता है कि क्या भारत देश इन लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो किस तरह से कर पाएगा? अगर हम आज की स्थिति देखें तो किन चीजों में भारत देश अभी भी पिछड़ा हुआ है और किन चीजों पर बेहतर तरीके से और एग्रेसिव तरीके से काम करने की जरूरत है, इन तमाम चीजों पर हम अक्सर हमारी चर्चा में अलग अलग लोगों से उनके विचार जानते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है राहुल इंदर सिंह सिद्धू जी, हमारे साथ मौजूद है, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर है और इंचार्ज है हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, हाँ भैया। तो सर, जिस तरह से हम 2030 के भारत की बात कर रहे हैं, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा की बात कर रहे हैं, आपसे मैं सबसे पहला सवाल यही जानना चाहती हूँ कि आपके नजरिए में 2030 का भारत कहाँ पर स्टैंड करता है? आपकी नजरिए में क्या तस्वीर है 2030 के भारत? मैम, अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट से चलें तो बहुत अच्छी तस्वीर है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। हमारी यंग पॉपुलेशन है और एजुकेशन, हम लोग उसकी वैल्यू जानते हैं। वी नो कि कैसे पढ़ लिख के हमारे नौजवान आज आगे बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक अगर पीपल्स पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे लोग बहुत सक्षम है इसको आगे खींच के ले जाने के लिए। तो उस हिसाब से उम्मीद है कि आने वाला समय भारत का रहेगा, इंडिया का रहेगा। एंड दुनिया में जैसे आज भी शुरू से ही, जब से हम आजाद हुए हैं, इंडिया की एक अलग पहचान रही है। भले हम बहुत छोटा, बहुत नया देश थे, लेकिन हम हमेशा एक अलग से करते रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे ट्रेडिशंस, हमारी एक रिच हिस्ट्री रही है। हमारे पास रिसोर्सेज बड़े रिच रहे हैं और हमारे लोग, सबसे बड़ी हमारा जो एसेट है, वो बहुत अच्छा रहे हैं। सो अगर उसको सही तरीके से यूज किया जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए, अगर हमारे आपस की जो ध्यान है वो गलत जगहों में, गलत दिशाओं में ना जाए, हमारी एनर्जीज गलत जगहों में ना जाए, तो आई थिंक इंडिया एंड पीपल ऑफ इंडिया कैन अचीव एनीथिंग। तो ये गलत जगह और गलत दिशा की आपने बात की, मैं थोड़ा समझ नहीं पाई, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे? कई बार कहते हैं ना, काउंटर इंट्यूटिव हो जाता है, क्योंकि जो मासेस हैं, स्पेशली इंडिया एक इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जनसंख्या है। एंड इंडिया की ब्यूटी ही ये है कि यूनिटी इन डिवर्सिटी है ना। वेर अ बुके ऑफ डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट रोजेस। जब ये हमारा देश आजाद भी हुआ था तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट राज्य थे जिन्होंने इकट्ठे होके एक यूनाइटेड देश बनाया था, कि जिसमें सबका बराबर का हक होगा, बराबर की भागीदारी होगी। तो लेकिन समय समय से क्या होता है, पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपने निजी फायदों के लिए, मुफाद के लिए, कई बार इस तरह का माहौल बन जाता है जिसका टेम्पररी शॉर्ट टर्म में किसी को पॉलिटिकली बेनिफिट होता है, लेकिन हमारा देश बहुत पीछे चला जाता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज होते हैं। कहीं जगहों पे टेररिज्म आ जाता है, उसका अफेक्ट आ जाता है। कई जगहों पे रिलीजियस हार्मनी जैसे बहुत बड़ा इशू आज के समय में चल रहा है। टॉलरेंस बहुत बड़ा इशू चल रहा है। मतलब हमारा जो एक देश ना, मुझे ये लगता है कि पहले कुछ ये था कि पॉजिटिव साइड ज्यादा लोग चल रहे थे कि यार आगे जाना है, भाईचारा है, उन चीजों में नहीं है। अभी थोड़ा सा एक जैसे टेंडर बॉक्स हो गया है कि छोटा सा भी कोई इशू हो गया, छोटा सा किसी ने कोई कर दिया, तो वो बड़ी चीजों को भूल के हम उसमें ही इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, एम्ब्रॉयड हो जाते हैं, कि हम फ्यूचर का लक्ष्य जरा है उसको देखना नहीं चाहते। दूसरा, हम अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट्स हैं, कई बार उनको भी डिफेम या उनको भी छोटा करने के चक्कर में लग जाते हैं, एक दूसरे को मारने के चक्कर में। तो उस तरह की कोई इशू ना हो। हम लोग सक्षम हैं बहुत आगे जाने के लिए। बिल्कुल, डेफिनेटली इंडिया पूरी तरह से सक्षम है, और सक्षम है तभी यहाँ तक पहुंचा है, ग्रोथ की है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा ना कि कई सारे इश्यूज है आज भी, तो क्वेश्चन यही उठता है ना कि अगर इतने सारे इश्यूज है तो क्या जीरो पावर्टी गोल जो मिला है 2030 तक, इंडिया वहां तक पहुंच पाएगा? देखिए मैम, जीरो पावर्टी जो गोल है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है ना, अगर हम इसको बोले कि सिर्फ सियासी जमात या सिर्फ सरकारें इसको खत्म कर पाएंगी, या सिर्फ जी। किसी जुमलों से खत्म हो पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम एक अच्छी पॉलिसी, पब्लिक की सपोर्ट, अपने रिसोर्सेज को अगर हम अच्छे से यूटिलाइज करें, स्पेशली जो हमारी सबसे ज्यादा बड़ा रिसोर्स है, हमारी पॉपुलेशन,
हमने उसको अपनी कमजोरी बनाया हुआ, हमने उसकी वीकनेस बनाया हुआ, लेकिन हम उसको अपनी कमजोरी की जगह उसको स्ट्रेंथ बनाएं। अगर हमारी पास आज 150 करोड़ की जनसंख्या है तो हमारे पास 150 करोड़ कंज्यूमर भी हैं, 150 करोड़ माउथ टू फीड अगर है तो 150 करोड़ पॉकेट्स भी हैं जो स्पेंड करती हैं। वी आर अ वेरी बिग मार्केट फॉर द वर्ल्ड, है ना। तो हम अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लॉइट नहीं करें। इसमें मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा मैम, इसराइल का। इसराइल एक जी इतनी सी छोटी सी कंट्री है दैट इज सराउंडेड बाय एनिमीज। कोई उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, डेजर्ट में जाके दूसरी जगह में जाके झंडा गाड़ा, और हमारे बराबर के टाइम में आजाद हुए थे। और लगभग 1980-85 तक उनका काफी बुरा हालात थे, काफी बिल्कुल उसमें स्थिति। बट सडनली आई थिंक बेन गुरियन थे कि कौन से उनके एक लीडर आए जिन्होंने कुछ हार्ड डिसीजंस लिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी पब्लिक का साथ मांगा। उन्होंने बोला कि मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे आपका साथ चाहिए, आपको बेटर फ्यूचर दूंगा। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र ने बोस ने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा। उन्होंने अपना जो इंटरनेशनल डायस्पोरा था, जैसे हमारी एनआरआई पॉपुलेशन है, उनसे हेल्प मांगी, रिसर्च पे फोकस किया, टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस किया, स्टार्टअप्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया। और वो विद इन अ फ्यू इयर्स वो कंट्री आज दुनिया की सुपर पावर बनी हुई है। तो अगर इसराइल कर सकता है तो इंडिया तो बहुत उससे ज्यादा सक्षम है, बहुत ज्यादा डिवर्स है, बहुत ज्यादा रिसोर्स है, बड़ी इजीली किया जा सकता है, बशर्ते हमारा ध्यान गोल पे हो, हमारी पॉलिसीज गोल पे हो, और हम इकट्ठे होके एक एम की तरफ चले। मैं ना सिर्फ रिलीजियस हार्मनी की बात नहीं कर रहा मैम। कई बार क्या होता है, फ्रीबी कल्चर है जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट की जाती है किसी वीक को, किसी जिसको मुश्किल की में है उसको सपोर्ट करने के लिए, है ना। लेकिन अगर हम उसको एक पॉइंट ही बना लेंगे कि फ्रीबीज देके ही काम चलना है, तो वो भी हमको पीछे खींचती है, क्योंकि फिर उसमें कंपटीशन हो जाता है। मैं अभी ऑनेस्टली एक कांग्रेस पार्टी के इंसान की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक देश के नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है फिर वो कंपटीशन में घुस जाती है। ये 100 दे रहा है मैं 150 दूंगा, ये 150 दे रहा है मैं 200 दूंगा, ये 400 दूंगा, ये 600 दूंगा, 1000 दूंगा, वही चल रहा ये अक्सर होती है कि जैसे इलेक्शंस अगर आ रहे हैं तो उसके पहले हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने वादे करेंगी, लेकिन जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो सारे वादे भी ठंडे बस्ते में जाते हुए दिखाई देते हैं। कहीं है। ना बिल्कुल कहीं लॉस क्या सबसे ज्यादा आम जनता का होता है। बिल्कुल मैम, लेकिन इसमें एक इशू ये भी है ना कि हम हम कितने लोगों को वादा मुकरने की सजा देते हैं। हम अपने वोट डालते वक्त क्या हमारे बड़े इशू, जैसे आपने आज बात की आई थिंक पॉवर्टी की, हंगर की, क्वालिटी हम्म, एजुकेशन की, हम्म, मैं ऑनेस्टली पूछना चाहूंगा कि अपने आप से क्वेश्चन करने की बात है कि जो लास्ट वोट हमने कास्ट की थी, क्या इन तीनों में से किसी भी एक इशू के लिए कास्ट की थी? हालांकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, और हम बिल्कुल अगर बात करेंगे हम इसके बारे में बोलेंगे। लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तब हम कोई पार्टी एफिलिएशन देख लेगा, कोई रिश्तेदार की सिफारिश देख लेगा, कोई फ्री भी देख लेगा, कोई कह देगा यार नल मेरे को फ्री कर देगा। हम डिफरेंट रीजंस के कारण वोट देते हैं। तो जैसे ही हम वोट देंगे वैसे ही हमको लीडरशिप मिलेगी, वैसे ही हमको पॉलिटिक्स मिलेगी। डेमोक्रेसी में कहते हैं ना कि यार आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि कैसी सरकार है, क्योंकि आपने चुनी है। यू गेट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट यू डिजर्व। तो एक ये भी है कि हमारे जो ये इश्यूज हैं, तीन इश्यूज आपने दिए, इसके अलावा भी बहुत बड़े इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आई थिंक ये इश्यूज जब तक हर देश के नागरिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बन जाते कि यार मैंने तो वोट ही इसको लेके करना है, कौन इस पे एक अच्छा ब्लूप्रिंट हमको लाके देता है। क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया कि वादा करो, बाद में मुकर जाओ। क्यों? क्योंकि किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि आप ये कह तो रहे हो करोगे, आप हमें कन्विंस कीजिए कैसे करोगे, डू यू हैव अ प्लान? कहाँ उस तरह से क्वेश्चन कर पा रहा है। अगर सत्ताधारी पार्टी वादा कर रही है मुकर जा रही है तो ऑपोजिशन क्यों उतना स्ट्रांगली ऑपोज नहीं कर पा रहा है जितना करना चाहिए। मैं देखो इसमें ये भी हो जाता है ना कि आप बात वो बोलोगे जो कोई सुनने में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है ना। आप आई थिंक मीडिया फील्ड में है, आपने भी देखा है कि कई बार हम हार्ड हिटिंग इश्यूज पे कोई बात करते हैं तो वो शायद उतनी व्यूअरशिप या उतनी रिस्पॉन्स ना आए जितना शायद मे भी कोई कंट्रोवर्शियल बात करेंगे उसमें आएगा। सिमिलरली अगर पॉलिटिक्स की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कांग्रेस, पॉलिटिक्स इज जनरल। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का लक्ष्य क्या होता है कि मैंने यार फाइट देनी है, मैंने इनके वो इश्यूज उभारने हैं जो लोगों के साथ कनेक्ट करें। तो लोगों के साथ जो इश्यूज ज्यादा कनेक्ट करते हैं नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टी उनको उभारती आई हैं 70 साल से। जो मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, मैं अभी नॉन पार्टिसन वे में कर रहा हूँ। नो डाउट ऑपोजिशन को उठाने चाहिए, उठाती भी है। लेकिन अगर उस इशू उठाने पे आपको थोड़ा सा भी अच्छा रिस्पॉन्स लोगों के लिए मिलेगा तो आपको देखना ऑपोजिशन भी अच्छी मिल जाएगी, पोजीशन भी अच्छी मिल जाएगी, सत्ता भी अच्छी मिल जाएगी, विरोधी धीर भी अच्छा मिल जाएगा, बशर्ते हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है।
तो आई कहीं ना थिंक कहीं इसमें मतलब संवाद आप बहुत इम्पोर्टेंट ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो आम जनता है उसको अवेयर होने की जरूरत है, और डेफिनेटली मैं इस चीज से एग्री करती हूँ कि कहीं ना कहीं, क्योंकि वोट हमारा है, देश हमारा है और सरकार भी हम ही चुन रहे हैं, तो ये हमारे हाथ में है कि हम इस देश को किस हाथों में दे रहे हैं। तो यहाँ है। पर एग्जैक्ट। आम जनता एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन एक समस्या है सर, मैं ये मतलब देख रही हूँ, मैं क्या, हर कोई ये देख रहा है कि जनता में उतनी अवेयरनेस है नहीं, क्योंकि उस हिसाब से एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। इट्स बिल्कुल नॉट ओनली अबाउट दी स्कूलिंग एजुकेशन, इट्स नॉट ओनली अबाउट दी कॉलेजेस एंड ऑल। अगर हम देखें तो आज के डेट में एजुकेशन इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि अगर एक गरीब आदमी है वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में। जी। हम्म, तो अगर एजुकेशन इतनी महंगी हो जाएगी तो फिर जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा? डेफिनेटली फिर उसका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो अवेयरनेस है, जो थॉट प्रोसेस है, वो तो उस एक बॉक्स के अंदर ही रह जाएगा। इस पे बिल्कुल कैसे मतलब फिर हम ये एक्सपेक्ट कर ले, जब रिसोर्स ही नहीं वो मिल रहा है तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर ले कि आउटपुट भी बेटर होगा? बिल्कुल मैम, इसमें अगेन मैं मुझे ये लगता है कि लिटरेसी एंड एजुकेशन दो डिफरेंट चीजें होती हैं। कोई आदमी शायद मतलब उतना पढ़ा लिखा शायद ना हो, लेकिन फिर भी हम कहते हैं यार बड़ा ज्ञानी है, बड़ी नॉलेज है, बड़ा अंडर स्ट्रीट स्मार्ट जिसको कहते हैं करना। तो दोनों तरह की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू बी लिटरेट एज वेल। लेकिन एजुकेशन तो एक तो एजुकेशन जो हमने अपने लोगों को एजुकेट करना है, उसमें जैसे आप ये रोल निभा रहे हैं, मीडिया है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, मतलब एवरीबडी एज अ होल, हमें इस चीज पे जरूर आवाज उठानी पड़ेगी। हमारे लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि आज अगर आपको कोई जैसे कहते हैं खाना दे देता है तो वो खाना खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो खाना आपको बनाना सिखा देता है तो आप सारी जिंदगी भूखे नहीं मरोगे, बना के खा सकते हो। तो सिमिलरली बिल्कुल। एजुकेशन एक ऐसी चीज है, आपसे कुछ भी छीना जा सकता है। आपसे पैसे चोरी हो सकते हैं, जमीन जायदाद आपकी कोई छीन के लेके जा सकता है, कुछ भी दुनिया की चीज आपसे दूर की जा सकती है। लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर है, आपके दिमाग के अंदर है, जो आपने सीख लिया, जो आपका स्किल आ गया, वो आपसे कोई हम्म। छीन नहीं सकता। लेकिन अभी जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं उसमें आई थिंक दो चीजें हैं जी। एक तो जब तक एजुकेशन विल बी बिजनेस, ठीक है ना, तब तक ये एक्सप्लॉयटेशन होती रहेगी। हालांकि बुक्स में एजुकेशन बिजनेस नहीं है, कागजों में ये कहा जाता है कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, बट हमको सबको मालूम है क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, है ना। तो उसके खिलाफ काफी हमको उठाना पड़ेगी ये बात। दूसरा स्केर्सिटी अवेलेबिलिटी जिसको कहते हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाती है। तो आज की डेट में क्या हो रहा है, कुछ ऐसी कोर्सेज हैं या कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जो बड़ी डिजायर्ड हैं, जिनको हम कहते हैं पैकेजेस अच्छे लग जाते हैं, ये हो जाता है, तो उसके लिए हमारे लोग बहुत भागते हैं, रेप्यूटेड कॉलेजेस में भागते हैं। बट जबकि बिल्कुल। स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं है, वोकेशनल कोर्सेज पे उतना ध्यान नहीं है ना। बहुत अच्छा हमारे देश का इतिहास है जो आर्टिस्ट्री में रहा है, स्किल बेस्ड जो काम रहे हैं हमारे पीछे रहे हैं। अभी भी हमारे कितने पुरानी बिल्डिंग्स हैं, मंदिर हैं, जिनकी अभी तक नहीं समझ आया कि किस टेक्नोलॉजी से बनी है। तो हम्म। वहां पे जाके भी अगर हम उसको फोकस करें, तो आई थिंक गवर्नमेंट्स को इन दो तीन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि रिक्वायरमेंट हमारे देश में किस तरह की मैन पावर की है, यू नो उस हिसाब से हम अपने बच्चों को मतलब कन्विंस करें कि आप ये एजुकेशन लें, आपको इतना फ्यूचर में ये बेनिफिशियल हो सकता है। अगर हमें एमबीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे देश में, लेकिन हमें कारपेंटर्स की रिक्वायरमेंट है या हमें इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, वट एवर इज नीडेड, तो उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी ये मिक्स एंड मैच करना चाहिए। ये नहीं कि जिधर को ट्रेंड चल रहा है, बाहर जाने का ट्रेंड चल रहा है तो चली जा रहा है, बाहर वालों ने डिग्रियां बंद कर दी तो कॉलेजेस में एडमिशन होनी शुरू होगी, तो वो तो भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है ना हमने, ठीक है ना। गवर्नमेंट शुड कन्विंस आवर पीपल, तो उस चीज पे थोड़ा फोकस हमें करना पड़ेगा। तीसरा जो ये स्कूल लोग भी एजुकेशन है, तभी कन्विंस हो पाएंगे ना जब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जब रिसोर्सेज मिलेंगे। एग्जैक्ट हाउ गवर्नमेंट विल एग्जैक्ट कन्विंस? एग्जैक्टली मैम, लोगों को देखो, किसी को ये शौक नहीं होता कि मैंने ये डिग्री लेके रखनी है। वो डिग्री के लिए क्यों लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि इससे मुझे एक बेटर फ्यूचर मिल सकता है ना। तो जब लोगों को दिखेगा कि यार मुझे इस स्किल बेस्ड काम से भी, इस डिप्लोमा से भी एक अच्छा बेटर फ्यूचर मिल सकता है, तो आई थिंक दे वुड गो फॉर इट, है ना। तो वहीं दैट इज वेयर द गवर्नमेंट कम्स इन। जैसे अभी हमने पीछे एक कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप राहुल जी ने लिया था, जब उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहली नौकरी पक्की का जो प्रोसेस हमने दिया था जी। तो उसमें हमारा यही था कि जो हमारे नौजवान बच्चे पढ़ लिख के आते हैं, ठीक है ना, उनका पहले बहुत ज्यादा शोषण होता है, क्योंकि जब वो जॉब मांगने जाते हैं वो कहते हैं ये एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस बिल्कुल। होता नहीं,
अच्छा, एक्सपीरियंस वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं फ्री में काम करना, एक्सपीरियंस लेने के लिए तो ले ले, नहीं तो है नहीं। तो वो फ्री में काम कर नहीं सकता क्योंकि घर की जिम्मेवारियां होती हैं, तो फिर वो बिल्कुल। भटकता है ना। तो हमने यही कहा था कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट द गवर्नमेंट टॉक टू द इंडस्ट्री। जो हमारे जॉब गिवर्स हैं उनके साथ गवर्नमेंट बात करेगी कि भैया आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है ना, हमारे पास क्या क्या मैन पावर है। वो दोनों का जो मिक्स एंड मैचिंग का काम है वो पहला साल गवर्नमेंट करेगी। हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के आ जाएंगे उनको गवर्नमेंट एक तरह से ठेकेदार सिस्टम बन जाएगी कि गवर्नमेंट कहेगी कि यार आपको मैंने 1 लाख रुपया दे दिया बेटा, यू आर प्लेस्ड, आगे हम कंपनी से अपने आप बात करके आपकी प्लेसमेंट करेंगे, आपको रिजल्ट दिखाएंगे। तो जब उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो गवर्नमेंट को पता होगा कि हमें चाहिए क्या, तभी गवर्नमेंट आगे जाकर एग्जैक्टली। उसको प्रमोट कर बिल्कुल सकेगी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन सही होगा, एम्प्लॉयमेंट सही होगा, तो जो पावर्टी वाला इशू है उसमें अपने ऑब्वियसली डाउन होंगे, डेफिनेटली। एग्जैक्ट मैं पॉवर्टी पॉवर्टी को ना, मुझे ये लगता है कि हम पैसा देके सरकार पॉवर्टी खत्म नहीं कर सकती, लोगों को रोजगार देके, एजुकेशन देके खत्म कर सकती है। और उसके साथ साथ एक मुझे ये लगता है कि जो हमारी जनसंख्या है, ठीक है जी, हम्म। जैसे 150 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, तो अगर हमारी इसमें मतलब गरीब की जनसंख्या ज्यादा है तो अमीर की जनसंख्या भी कंपैरेटिवली कंपेयर टू अदर कंट्रीज ज्यादा होगी। अगर 1% हम कहते हैं जी सुपर रिच है, तो वो करोड़ का 1%, 1 लाख है, 140 करोड़ का 1%, 1 करोड़ 40 लाख है। तो जी। मुझे ये लगता है कि अगर मैं मतलब ज्यादा फ्रैक्शन उसमें ना जाऊं, मोटा मोटा देखूं, अगर मैं अपने आसपास देखूं, तो अगर हमारे आसपास 100 घर हैं तो उसमें से 8-10 घर ऐसे होते हैं जो आसपास के 10-10 घरों को भी अगर खाना खिला दें या सपोर्ट कर दे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। दे आर बिल्कुल। सो वेल टू डू, दे आर सो सुपर रिच। आज अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, वो मतलब अगर 10,000 घरों को भी फ्री में खाना खिला दें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई थिंक, अगर करें। तो मुझे ये लगता है कि हमको एक ये भी जो इम्बैलेंस है ना, उसको भी हमें यूज सर करना चाहिए। आपसे मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली ऐसे लोग हैं कि अगर वो दूसरे को अगर हेल्प कर रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस सेगमेंट में अभी तक? मैम देखिए, मैं तो अभी गवर्नमेंट में रहा नहीं हूँ, बट अगर हमारी पार्टी की अगर हम बात करें तो आप नहीं, देखेंगे मैं टाइम टू टाइम। की बात करना चाह रही हूँ, मैं इंडिविजुअली आपसे जानना चाह रही हूँ कि छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन कभी आपने किसी के लिए कुछ किया हो इन द सेक्टर ऑफ हंगर पॉवर्टी इनक्वालिटी? जी जी मैम, हमारे पास वी वी हैव अ कपल ऑफ क्लब्स जो हमने बनाए हुए हैं। हमारे एक्चुअली मेरे नाना जी एक बहुत ही रिनाउंड फ्रीडम फाइटर थे, मेरे नाना जी और मेरे नानी जी, बाबा हीरा सिंह भट्टल के नाम से, माता हरनाम कौर भट्टल से, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। तो उस टाइम पे तो खैर हमारा सारा कुछ ही, घर बार जमीन जायदाद सब कुछ जब्त हो गया था, मतलब जो कपड़े थे गले में डाले हुए थे वही पहन के हमको छोड़ के जाना पड़ा था। तो उनके नाम पे हमने कुछ ट्रस्ट वगैरह फैमिली ने बनाए हुए हैं, जिनके थ्रू टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं, जिसमें राशन भी हमने बहुत ज्यादा बांटा है, जिसमें जो हैंडीकेपेबल लोग होते हैं उनको जैसे वो रिक्शा बांटने की बारी आती है। सर कुछ थोड़े टाइम पहले तो आप कह रहे थे कि मुफ्त में राशन देने से गरीबी खत्म नहीं होगी, मैम अभी मुफ्त आप में कह वैसे मैं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अगर मुफ्त में देगी उससे गरीबी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन मैंने साथ में ये कहा कि जो ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, जो दे सकते हैं, जैसे अब हमारा हमारा जो राशन बांटने का प्रोसेस था वो हमने कोरोना काल में किया मैम, ठीक है ना। तो कोविड में हमें मालूम था कि यार लोगों को दिक्कत है, वो नहीं जा सकते हैं, है ना। हमने बेसिकली मेरे मेरे यहाँ पे लहरा में हमने एक जिसको कहते हैं वॉर रूम टाइप एक कंट्रोल रूम बनवाया हुआ था, जहाँ पे हमारे जो 72 गांव और 45 वार्ड पड़ते हैं, तो उनके लिए वैसे तो वो बनाया गया था, लेकिन लेटर ऑन पूरे पंजाब से ही हमें कॉल्स आनी शुरू हो गई। तो हम यही कर रहे थे कि जहां से भी हमें कोई कॉल आती है, किसी को कोई दिक्कत है जेन्युइनली, किसी के पास राशन नहीं है, किसी के पास दवाई नहीं पहुंच रही है, किसी के पास कोई इशू आता है, तो उसकी हम डेली ट्रैकिंग करते थे, डेली कितने कोविड टेस्ट हुए हमें हर गांव से पता लगता था। तो उनको हम उसके बाद जाके रीच आउट करते थे कि हाँ भी आपको कोई दिक्कत है। जो उस गांव के मेरे साथी थे, वर्कर्स थे, वो रीच आउट करते थे जाके कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको चेकअप की। उनका डेली हम रिकॉर्ड मॉनिटर करते थे कि इनका ऑक्सीजन लेवल क्या है, इनका ये क्या है। तो उसमें जिन जिन को हमको लगता था कि यार बाकी राशन की जरूरत है, बहुत लोग हैं जो डेली कमा के खाने वाले थे, जो घर में बंद हो गए, उनको राशन नहीं मिला, तो उनको जैसे हमने राशन प्रोवाइड किया। सिमिलरली बहुत बहुत ऐसे अच्छा केसेस हैं आपने जहाँ पे। काम किया, और हर किसी को, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हर किसी को इस तरह का काम करना चाहिए और डेफिनेटली। मैम अगर लोग कोई एक लोग बहुत साथ सेक्शन है देते जो, हैं, जी। लोग बहुत साथ देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात करूंगा, जब मैंने ये शुरू किया ना जी, मैं खुद, हम्म। पटियाला एक शहर है हमारे पास, वहां पे स्टक था रूम में, तो मैंने यहाँ पे अपनी टीम को बेनती की कि भैया ऐसा ऐसा करके हम करना चाहते हैं।
तो आप यहाँ पे अपने अपने गांव में अपने अपने लिए हमने करना है। तो आई आई मैंने एक वीडियो डाला फेसबुक हम्म, पे, सोशल मीडिया पे। तो उससे मुझे बाहर से कॉल्स आनी शुरू हो गई दूसरे एरिया से कि हम से बड़ी दिक्कत है। तो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को उधर कॉल करना शुरू किया, जानकारों को। एंड नॉट इवन अ सिंगल पर्सन ऐसा था जिसको मैंने कॉल किया हो, रीच आउट किया हो कि यार कोई गरीब है यहाँ पे, भूखा है भाई, उसको ये चीज चाहिए, जिसने कहा हो नहीं कि मेरे पास नहीं है। इनफैक्ट कई ऐसे भी लोग थे जो बहुत वेल टू डू नहीं थे, कई सिटीज में मेरे पास नहीं थे बहुत वेल टू डू लोग। तो उन्होंने भी कहा कि भाई बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन एटलीस्ट पेट भरने जोगा मैं दे के आऊंगा। और उसके बाद मुझे लोगों के खुद कॉल्स आनी शुरू होगी वीडियो देख के कि हम बिल्कुल इस वो एरिया करते से। हैं, बट चीज एक दिक्कत यहाँ पे है ना कि लोगों तक ये चीजें पहुंचाने की जरूरत है। अगर आज जी की डेट में हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि हंगर, पावर्टी और एजुकेशन को लेकर इंडिया को कोई गोल भी मिला है। ठीक है, जी आपने खुद कहा था कि आज के लोग बात ही नहीं करते हैं इन चीजों के बारे में। जी तो यही है कि अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कुछ चीज भी हो सकती है, ऐसी कुछ चीज हो रही है, तो हाउ दे विल आस्क द क्वेश्चन। डेफिनेटली। खैर पीपल एक पीपल आखिरी वांट टू सवाल। डू इट। पीपल जी। पीपल वांट टू डू इट। सिर्फ इतना हो जाता है कि कई बार ना लोगों को ये लगता है कि यार क्या मेरी दी हुई चीज सही जगह पहुंच रही है, क्या वो बीच में तो नहीं गड़बड़ हुई। आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ रीजन दैट दे टेक अ स्टेप बैक। जैसे अभी हम यहाँ पे करते हैं, मैं ऑनेस्टली जो मैं सोशल वर्क करता हूँ, जो सोशल चीजें डालता हूँ, मैं उनको कभी पब्लिश नहीं करता हूँ, ना मैं उन पे काउंट करता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि एज अ पॉलिटिशियन मुझे मेरे पॉलिटिकल वर्क पे जज कीजिए। मैं पॉलिटिकली लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ। मैं कोई एनजीओ नहीं हूँ जिसपे मेरे को जज करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक मैं पॉलिटिकल समाज हूँ। जो मैं कोई दान पूजा या कोई भी अपनी रिलीजन है, दान है, जो भी ये चीजें, ये मेरी पर्सनल है, ये मेरे लिए है। तो जो हमारी एनजीओ के थ्रू हम करते हैं, वी डोंट पब्लिसाइज, बट चलो लोगों में आ जाती हैं। आज की डेट में ये भी हो जाता है कि अगर दिखा नहीं तो पता नहीं हुआ नहीं, वो भी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। बट व्हाट वी डू इज, बिल्कुल। मेरा मोस्टली कोशिश क्या रहती है कि जस्ट कनेक्टिंग अ पर्सन विद द पर्सन इन नीड। मेरा यही प्रोसेस रहा है। मेरे जो अच्छे बिल्कुल एफिलिएंट फ्रेंड्स हैं, तो सही कह उनको रहे हैं जब आप भी कोई, कि हाँ, टाइम हमारे पास थोड़ा सा, उसके लिए माफी। टाइम हमारे पास थोड़ा सा, एक छोटा सा सवाल और बहुत कम शब्दों में जवाब चाहती हूँ, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज हैं। अगर हिमाचल प्रदेश का हम डेवलपमेंट देखें पिछले 10 साल खास तौर पर, तो काफी बेहतर प्रोग्रेस हुई। वहीं अगर हम अदर स्टेट्स से इसको कंपेयर करें तो बाकी स्टेट्स कहीं ना कहीं अभी भी बहुत पीछे है। डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो ड्राफ्ट हिमाचल प्रदेश का ऊपर पहुंचा उस स्पीड से नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या डिफरेंसेस आपको दिखाई देते हैं दोनों के कंपैरिजन में, और क्या चीजें बाकी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है? नहीं, मैं इससे अग्री नहीं कर पाऊंगा कि हिमाचल प्रदेश का ही ग्राफ बहुत अच्छा रहा है या बहुत अच्छा नहीं रहा है। उसका एक अपना ट्रेजेक्टरी है, अपना ग्राफ है जिसके हिसाब से चल रहा है। नो डाउट हिमाचल इज डूइंग वेल, है ना, अच्छा कर रहा है। वहाँ पे हमारी सुखू जी होनी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बट उसमें अगेन थोड़ा सा ये भी है कि पॉपुलेशन का भी बहुत फर्क है। एंड जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो अभी भी अपने काम से, अपने कित्ते से जुड़े हैं। जैसे मैं खुद मैरिड हूँ हिमाचल में। तो मैं जहाँ पे मैरिड हूँ, वो एक एप्पल बेल्ट है, ठीक है ना, एप्पल बेल्ट है जहाँ पे कीनो एंड एप्पल निकलते हैं। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि इवन जिस आदमी के पास 4 पेड़ भी है ना, एक छोटा सा बगीचा भी है, तो उसको वहां से एक एम्पल कमाई अपने एप्पल से इतनी आ जाती है कि वो अपनी अच्छी घर की लाइफ जी सकता है। एंड उनकी जो इसको कहते हैं एक्सपेंसेस भी थोड़े कंट्रोल्ड हैं उनके। पीपल पीपल आर स्टिल लिविंग अ मोर सिंपलर लाइफ। तो उस चीज के कारण काफी चीजों का डिफरेंस है उस स्टेट का। बट इट्स डन वेल, नो डाउट। टूरिज्म वहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, एप्पल वहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, फ्लोरिकल्चर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो उन्होंने अपने रिसोर्सेज को अच्छा मैनेज किया। बट और भी स्टेट्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा करती हैं। मुझे लगता है कि ये फेजेस होते हैं जी, टाइम टू टाइम। कोई स्टेट कभी जी। अच्छा कर रही है, कोई स्टेट कभी अच्छा कर रही है। तो आई थिंक पॉलिसी इज अ वेरी बिग थिंग। आपको जो लीड कर रही है गवर्नमेंट, वो किस तरह की पॉलिसी बनाती है, अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करती है। तो जैसे भारत 2030 की आप बात कर रही हैं, अगेन कमिंग बैक टू दैट, जी। zero poverty, quality education, and no hunger, right? These three things are doable अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों को साथ लाके, ठीक है, इस चीज पे फोकस करे कि इंक्लूसिव एटमोसफियर बना हो, फोकस ऑन द राइट पीपल। हर चीज वोट लेने के लिए ना की जाए। कुछ चीजें हो कि यार ये करनी है, जी। देश के लिए करनी है। वोट की लड़ाई और बहुत चीजों में लड़ी जा सकती है, और बहुत चीजों में की जा सकती है। एंड पब्लिक की सपोर्ट हो तो इट्स वेरी इजीली टू डू। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत सारी और काफी अच्छी बातें बताई। कहीं ना कहीं हो सकता है जब गवर्नमेंट तक ये बातें पहुंचे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इससे आइडियाज ले, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करे, और
जब आम जनता तक ये बातें पहुंचेंगी, जब ये पूरा इंटरव्यू देखेंगी, तो आई होप कि जो आम जनता है जो ये देख रही है वो भी इस चीज से एक सीख ले कि इट्स ऑन अस। हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या नीड है, हमें उसके लिए क्वेश्चन करने की जरूरत है। जब तक हम खुद हमारे लिए आवाज नहीं उठाएंगे, डेफिनेटली गवर्नमेंट विल नॉट वर्क फॉर दिस। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।